आज हम पढ़ेंगे पेशी तंतुओं के बारे में, मसल फाइबर्स, कि हमारे शरीर में पेशी तंतु कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि पहले हमने पढ़ा था कि शरीर में पेशियां कितने प्रकार की होती है। कंकाली, अकंकाली और हृदय पेशियां, वो पेशियों के प्रकार थे। आज हम पढ़ेंगे कि पेशियों में पाए जाने वाले पेशी तंतु कितने प्रकार के होते हैं। पेशी तंतुओं को प्राथमिक तौर पर दो प्रकारों में बांटा गया है और इनको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है टाइप 1 और दूसरे प्रकार के तंतुओं को कहा जाता है टाइप 2। अब इन टाइप 1 और टाइप 2 में जो तंतु होते हैं वो होते हैं स्लो या धीमी गति करने वाले। यह है टाइप 1, इसलिए इनको कहा जाता है स्लो ट्विच फाइबर या धीमी गति करने वाले तंतु। ये तंतु जो है वो अपेक्षाकृत धीमी गति करते हैं। देखिए, जब हम चल रहे हैं या हम धीमे दौड़ रहे हैं या हम कोई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं जो बहुत तेज नहीं है, लंबे समय के लिए है, तब ये तंतु काम कर रहे होते हैं। ठीक है। उसी के दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो टाइप 2 है, इसको हम कहते हैं फास्ट ट्विच फाइबर। फास्ट ट्विच फाइबर का मतलब हुआ कि ये तेज या तीव्र गति करने वाले तंतु होते हैं। अब ऐसी गतिविधियां जिनमें तेज रफ्तार में काम करना है, जैसे साइकिलिंग, जैसे स्प्रिंटिंग, है ना, ऐसी गतिविधियों में, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, की भी इसी का पार्ट है। ऐसी गतिविधियों में जो तंतु शामिल होते हैं वो तेज गति कर रहे हैं, तेज संकुचन दिखा रहे हैं, और ऐसे में इनको हम नाम देते हैं तीव्र गति करने वाले तंतु या फास्ट ट्विच। आप देखिए, दोनों तरफ हमने एक शब्द का उपयोग किया है, ट्विच। इस ट्विच का मतलब होता है पेशी के संदर्भ में संकुचन। देखिए, जब तंत्रिका पेशी को आदेश देती है कि कॉन्ट्रैक्शन दर्शाना है, संकुचित होना है, तो पेशी संकुचित होकर के अपनी पुरानी वाली स्थिति में लौट आती है या वो संकुचित होती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो पेशी का जो संकुचन है, उस संकुचन को हम नाम देते हैं ट्विच। और अगर वो संकुचन धीमे हो रहा है तो स्लो ट्विच फाइबर, अगर तेज हो रहा है तो फास्ट ट्विच फाइबर। अब देखिए, स्लो ट्विच फाइबर को तो हम दोबारा किसी कैटेगरी में नहीं बांटते, लेकिन फास्ट ट्विच फाइबर जो टाइप 2 है, उनको फिर हम दो प्रकारों में बांट देते हैं। पहला प्रकार क्या कहता है, इसका नाम हो जाता है टाइप 2A, और दूसरे प्रकार को हम बोलेंगे टाइप 2B। अब इसमें अगर हम चर्चा करें तो ये स्लो थे और ये फास्ट थे, लेकिन इनको हमने जब एक कैटेगरी में और बांटा है तो हम ये कहेंगे कि इनमें जो गति है वो मध्यम प्रकार की गति मिलेगी, ना ज्यादा धीमी ना ज्यादा तेज। हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, फास्ट। और इनमें क्या मिलेगी, इनमें मिलेगी तीव्र, जो टाइप 2B हो गए हैं। तो समझने की दृष्टि से हम इनको बोलेंगे वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। तो देखिए, ये धीमी गति कर रहे हैं
ये मध्यम प्रकार की गति कर रहे हैं और ये तीव्र प्रकार की गति कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो इसमें कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है या धीमी गति से दौड़ रहा है, इसमें साइकिलिंग जैसी एक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। और इसमें 50 मीटर, 100 मीटर, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, ऐसी गतिविधियां जिसमें समय कम है और फोर्स जो है पेशियों के द्वारा ज्यादा लगाई जा रही है। अब देखिए, आप ध्यान कीजिए कि जब हम धीमे दौड़ते हैं, जब हम पैदल चल रहे होते हैं, तब हमें थकान की अनुभूति अपेक्षाकृत कम होती है। थकान हमें नहीं होती, या होती भी है तो उस थकान की पूर्ति गतिविधि के दौरान ही कर ली जाती है। और कुछ गतिविधियां ऐसी होती है कि जिसमें जब हम वो एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो हमें इतनी थकान की अनुभूति होती है कि उससे ज्यादा उस काम को, जिस काम को हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा उस काम को करने की क्षमता नहीं रहती। हम कहते हैं कि हमें फटीग आ गई है, पेशीय फटीग, मसल फटीग, कि पेशियों में इतनी थकान पैदा हो गई है कि वो अब काम करने से मना कर रही है और ना ही हम उससे ज्यादा उससे काम करा सकते हैं। कोई क्रैम्प आना शुरू हो जाएगा या पेशियों में इतनी थकान होगी कि हमको जो काम करने की रफ्तार है उसको कम करना पड़ेगा, उतने परफॉर्मेंस को हम नहीं दिखा पाएंगे। तो ये पेशी तंतु इस प्रकार के क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे ये ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन एक बात उससे पहले आप समझिएगा कि एक मनुष्य में, चाहे वो स्लो ट्विच फाइबर हो या फास्ट ट्विच फाइबर हो, इन फाइबर्स की संख्या बराबर होती है। देखिए, प्रकृति ने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया है। जेनेटिकली ये हो सकता है कि कई बार चेंज हो जाए, जैसे कुछ जानवर जो है वो तेज भागते हैं, कुछ जानवर जो है धीमे भागते हैं, तो उनमें स्लो ट्विच फाइबर की संख्या ज्यादा हो सकती है या फास्ट ट्विच फाइबर की संख्या ज्यादा हो सकती है। मनुष्यों के संदर्भ में ये 50-50% ही होते हैं शरीर में। लेकिन हम लगातार प्रैक्टिस से किसी एक प्रकार के तंतुओं को ज्यादा अडेप्टिबिलिटी की तरफ लेकर के जा सकते हैं। तो देखिए, इन तंतुओं को थोड़ा और समझते हैं कि इनके अंदर का वो क्या स्ट्रक्चर है, क्या वो बातें हैं जिससे कि इनको अलग अलग श्रेणी में रखा है। तो देखिए, स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं ना, स्लो ट्विच फाइबर जो है उनका जो रंग है, उनका जो रंग है वो हमको लाल दिखाई देता है, लाल, ठीक है। जो फास्ट है लेकिन पहले प्रकार के, जिसको हमने क्या बोला, सेकंड ए, वो हमको गुलाबी दिखाई देते हैं, गुलाबी। ये दिखाई देंगे रेड, ये दिखाई देंगे पिंक। और जब हम फास्ट में ही बात करते हैं बी प्रकार के, सेकंड बी, जिनको हमने क्या कहा, वेरी फास्ट, ये दिखाई देते हैं हमको व्हाइट। क्या दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे सफेद, सफेद व्हाइट। इस आधार पर इन तंतुओं को हम रेड फाइबर या व्हाइट फाइबर नाम भी देते हैं। ये पिंक है, ये भी रेड फाइबर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इनका रंग जो है वो पिंक है, इनमें भी ब्लड सप्लाई होती है। अब ब्लड सप्लाई जो है वो ही इनको रंग दे रहे हैं। देखिए, आप ये ध्यान दीजिएगा कि जिस पेशी को धीमे काम करना है, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि जब कोई पेशी धीमे काम करती है तो उसको क्रेब्स चक्र के अंतर्गत वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पत्ति करने का मौका मिलता है। अब अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्रेब्स चक्र, वायवीय श्वसन ये क्या है, तो आप हमारा
वो वीडियो देखे जिसमें हमने पेशियां ऊर्जा प्राप्ति के लिए कौन कौन से माध्यम अपनाती हैं, आपको ये बात वहां पर समझ में आएगी। तो यहां क्या है कि पेशी के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जिसको हम सार्कोसोम कहते हैं, और पेशी के बाहर से जो रक्त नलिकाएं पेशी में रक्त की आपूर्ति करती है, इस रक्त में तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हम ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन रक्त नलिकाओं में बह रहा है, वो रक्त नलिकाओं को पार करके बाहर नहीं आता। तो वो क्या कर रहा है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई सप्लाई कर रहा है। ये ऑक्सीजन जो है ये पेशियों में आ जाती है, और पेशी में ये ऑक्सीजन, पेशियों की साइज जो है वो सब तरफ हर तंतु तक पहुंचे, इसलिए पेशी के पास में अपना एक हीमोग्लोबिन होता है जिसको नाम दिया जाता है मायोग्लोबिन। पेशियों में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन। मायो शब्द जो है वो पेशी से आया, ग्लोबिन शब्द जो है वो प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अब आप देखिए कि ये मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तक पहुंचा देता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो पेशी के अंदर मिल रही है। और फिर ये ऊर्जा की उत्पत्ति करता है, और ऊर्जा की उत्पत्ति किसमें आती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चूंकि क्रेब्स चक्र में शामिल है इसलिए एटीपी की संख्या जो है वो हमको ज्यादा मिलती है। 38 एटीपी मिलते हैं हमको एक ग्लूकोज से, जब वो क्रेब्स चक्र तक की पूरी अपनी प्रक्रिया कर लेता है। क्योंकि धीमे काम हो रहा है, रक्त पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच रही है, तो ऐसे में एटीपी भी पर्याप्त मात्रा में पैदा होते हैं। अब चूंकि ये सब कुछ काम बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पेशियों में रक्त की आपूर्ति बहुत अच्छे से होती है। इसमें ब्लड कैपिलरीज, रक्त केशिकाओं का जाल बहुत अच्छे से पाया जाता है, क्योंकि वहां रक्त पहुंचाना है, स्वाभाविक सी बात है। तो इसीलिए ये जो है ये लाल रंग के दिखाई देते हैं। और इनमें जो ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है वो किससे हो रही है, वो हो रही है वायवीय श्वसन के द्वारा। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज भाग लेता है, अंतिम उत्पाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, CO2 और जल बनते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ हमारे स्लो ट्विच फाइबर। आराम से काम करें, सारी चीजें उसी हिसाब से मैनेज हो रखी है शरीर में। अब आते हैं फास्ट ट्विच पे। फास्ट ट्विच में क्या होता है कि एक प्रकार के तंतु तो वो है जिनमें ब्लड की आपूर्ति, जो ब्लड है वो मध्यम मात्रा में पहुंच रहा है। यहां ज्यादा मिल रहा था, यहां मध्यम प्रकार में, इसलिए कैपिलरी जो है, जो रक्त केशिकाएं हैं जो रक्त को ले जा रही है, वो भी मध्यम प्रकार की मिलेगी। मध्यम प्रकार का मतलब उसमें ना बहुत ज्यादा सप्लाई है ना बहुत कम सप्लाई है। और इसमें अगर कहें तो जो रक्त की आपूर्ति होती है, रक्त केशिकाएं जो होती है, वो नलिकाएं जो रक्त को पहुंचा रही हैं वो कम होती हैं। कम होती हैं तो जो लाल रंग है वो नहीं दिखाई देता, इसलिए इस प्रकार के पेशी तंतु, इस प्रकार की पेशियां जो वो अपेक्षाकृत सफेद दिखती है, इसलिए इनको व्हाइट फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्या होता है कि एक ग्लूकोज जब जलता है तो ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज को जलाने के लिए काम आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है ये कोशिका द्रव्य में होती है। ये कहां हो रही है, क्रेब्स चक्र कहां चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहां चल रही है, कोशिका द्रव्य में। अब कोशिका द्रव्य अगर पेशी का है तो वो पेशी द्रव्य हो गया, सार्कोप्लाज्म। और इससे 8 एटीपी बनते हैं जो काम में आते हैं। टोटल 10 बनते हैं लेकिन 2 इसी चक्र में काम आ जाते हैं, तो नेट जो उपलब्धि हुई वो हुई 8 की। तो इसके मुकाबले तो बहुत कम है, इसलिए इन पेशियों में थकान जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक
अम्ल। अब देखिए इस पे ध्यान देना कि यहां पर भी लैक्टिक अम्ल बनता है, लेकिन ये लैक्टिक अम्ल जो बन रहा है, ये प्रक्रिया पेशियों की इतनी धीमी हो रही है कि शरीर उस लैक्टिक अम्ल को रक्त से यकृत में पहुंचा दे रहा है। यकृत उसको वापस से ग्लाइकोजन में बदल करके पुनः पेशियों में पहुंचा दे रहा है। तो लैक्टिक अम्ल की थकान शरीर पर हावी नहीं हो पाती। अब यहां पर जो लैक्टिक अम्ल बन रहा है वो पेशियों में जमा होता है, कुछ मात्रा में भेज करके रिमूव किया जाता है, निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसके जमाव से धीरे 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 समय के साथ थकान का अनुभव होता है। समय के साथ थकान आती है। ठीक है, इतनी जल्दी थकान नहीं आ रही, लेकिन समय के साथ थकान का अनुभव होता है। फास्ट ट्विच प्रथम प्रकार के तंतु की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब क्या है, तीसरे प्रकार के तंतु हमारे पास में कौन से हो गए? जो वेरी फास्ट है, जो बहुत तेज काम कर रहे हैं, बहुत तेज। और ये बहुत तेज काम कर रहे हैं तो रक्त की सप्लाई इसमें कम है। रक्त की सप्लाई कम है तो क्या होगा, ये ग्लाइकोलाइसिस इसमें भी हो रही है, और ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद में इसका अंतिम उत्पाद भी लैक्टिक अम्ल बन रहा है। और ये लैक्टिक अम्ल इतनी तेज गतिविधि में पेशी से भेज करके यकृत में, और यकृत से वापस उसको ग्लाइकोजन में बदल करके पेशी में लाने की प्रक्रिया इतनी आसान तरीके से पूरी नहीं हो पाती। समय बहुत कम है, पेशी लगातार काम करी, समय बहुत कम है। तो ऐसे में क्या होगा कि इनमें जो थकान है, इनमें जो थकान है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। थकान बहुत ज्यादा होगी काम करने से, इसमें थकान कम होगी, इसमें थकान बहुत कम होगी। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि इस थकान के कारण हमारा जो समय है, हमारा जो काम करने का समय है वो कम हो जाएगा। 1 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड, या 3 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड तक के जो काम है, ऐसे इवेंट जहां पर हमको कुछ सेकंडों में काम करके खत्म करना है, उसमें जो है ये फास्ट ट्विच सेकंड भी काम करते हैं, जिनमें सेकंड्स में काम हो रहा है। इसमें क्या होता है कि चूंकि थकान होती है लेकिन इतनी नहीं है कि वो व्हाइट फाइबर्स के मुकाबले थकान बढ़ जाए, तो क्या होगा कि इसमें मिनट्स तक हम काम कर सकते हैं। और ये जो है वायवीय श्वसन जहां हो रहा है, यहां पर हम आवर्स, यहां कुछ सेकंड तक काम कर रहे हैं, 1 से 3 या 4 से 10, मैक्सिमम मैक्सिमम हम वहीं तक जा सकते हैं। यहां मिनटों तक काम हो रहा है। ठीक है ना। हम 1 मिनट से लेकर के 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक जा सकते हैं। और यहां पर काम क्या हो रहा है कि घंटों तक अगर हम लगातार पैदल चले जा रहे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो भी ये दिखाई दे रहे हैं। उसमें स्लो ट्विच फाइबर काम कर रहे हैं, क्रैम्प से चल रहा है, वायवीय श्वसन है, ज्यादा एटीपी बन रहे हैं, हम लगातार काम कर सकते हैं। लैक्टिक अम्ल बन भी रहा है तो वो शरीर से, पेशियों से बाहर निकल रहा है और वापस से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के पेशियों में पहुंच रहा है। तो ऊर्जा की निरंतरता बनी हुई है। अब देखिए इन तीनों पेशी तंतुओं को हम एक टेबल बना करके उसका कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि किस तरह से इनमें अंतर पाए जाते हैं। उन अंतरों को करने के बाद में, उन तुलनात्मक अध्ययन से आप इन तीनों पेशी तंतुओं को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए ये जो टेबल है, इस टेबल में हमने यहां पर वो विशेषताएं रखी है जो इन पेशी तंतुओं में पाई जाती है। एक एक विशेषता को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं कि किस किस प्रकार से इन पेशी तंतुओं में अंतर पाया जाता है। तो देखिए पहला है कि कॉन्ट्रैक्शन टाइम, मतलब कि ये जो पेशी होते हैं, इनमें संकुचन का समय क्या होता है, कितने समय में ये संकुचन दर्शाती है, संकुचित होती है। तो देखिए क्या होगा कि ये होंगे धीमे, जैसे बताया ना कि कई घंटों तक भी ये काम
कर सकते। तो इनमें संकुचन तो है वो धीमा होता है, इनमें जो संकुचन है वो मध्यम प्रकार का होता है, ना धीमा और ना तेज। ठीक है, मध्यम या तेज। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा बहुत तेज, बहुत तेज या तीव्र। देखिए आगे बात करें कि फटीग, फटीग किसकी, पेशी की फटीग, थकान किसके कारण होती है, लैक्टिक अम्ल के कारण। ध्यान रखिएगा, पेशियों में होने वाली थकान का प्रमुख कारण है लैक्टिक अम्ल। अब जो धीमे गति के हैं उनमें लैक्टिक अम्ल तो बनता है, लेकिन बनने के साथ ही उसको पेशियों से बाहर निकालने का पर्याप्त समय है, ब्लड की आपूर्ति पर्याप्त है, सारे अंग आराम से काम कर रहे हैं। तो चूंकि लैक्टिक अम्ल या तो कम बन रहा है या अगर बन भी रहा है तो उसका निष्कासन हो रहा है पेशियों से, इसलिए इनमें थकान बहुत कम मिलेगी। ठीक है, टाइप सेकंड ए में क्या होगा कि थकान कम होगी, होगी लेकिन कम होगी। ठीक है, कम से ज्यादा, एक रेंज अगर देखें तो कम से ज्यादा, लेकिन यहां पर क्या होगा, थकान बहुत ज्यादा देखी जाती है। ये पेशी जब ये पेशी तंतु जब काम करते हैं तो बहुत तेज गति से लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल पेशियों में बना रहता है और पेशियों में फटीग आ जाती है। देखिए उसके बाद में एक्टिविटी यूज्ड फॉर, कि किस प्रकार की गतिविधि के लिए ये काम करती है। ठीक है, तो क्या होगा, धीमी, जिसमें हम कह रहे हैं कुछ मिनटों से घंटों तक भी हम काम कर सकते हैं। जैसे आपके पैदल चलना हो गया, लंबी दूरी की मैराथन हो गई, वो जो एक्टिविटी है उसमें हमारे स्लो ट्विच फाइबर काम करते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, ये मध्यम तीव्रता की है, मध्यम तीव्रता, मिनटों तक हम काम कर सकते हैं। जैसे साइकिलिंग है, तो साइकिलिंग में हमारे पैरों की जो मसल्स काम कर रही हैं वो इस प्रकार के फाइबर्स को दर्शाती हैं कि ये फाइबर कौन से वाले, टाइप सेकंड ए प्रकार के फाइबर जो है उस प्रकार की गतिविधि को काम पूरा करते हैं। ठीक है, और ये जो है ये सेकंड्स की बात कर रहे हैं, सेकंड्स, ऐसी गतिविधि जो सेकंड्स में पूरी हो जाती है, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, वो गतिविधियां 50 मीटर 100 मीटर स्प्रिंटिंग, जिनको कुछ सेकंड्स में पूरा कर देना है, तो ये इस प्रकार की एक्टिविटी काम आ रही है। अब देखिए पावर प्रोड्यूस्ड, पेशी के द्वारा जो शक्ति पैदा हो रही है, पेशियां शक्ति पैदा कर रही है, पावर पैदा कर रही है, तो अलग अलग प्रकार के तंतु अलग अलग प्रकार की पावर दिखाते हैं। क्योंकि ये धीमे हैं तो इनमें जो पावर है, इनमें जो शक्ति दिखाएगी ये क्या दिखाएगी, ये कम दिखाएगी। अगर मुझे पूरे दिन ऐसे ये हाथ हिलाना है तो क्या हुआ, पेशी के द्वारा शक्ति कम लग रही है, तभी तो वो धीमे काम करेगी, तो शक्ति कम है, तभी थकान भी कम है। यहां पर जो शक्ति है वो मध्यम प्रकार की है, ना ज्यादा फोर्स है और ना कम फोर्स है। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है तीव्र, जिसको हम बोलते हैं विस्फोटक, विस्फोटक प्रकार की शक्ति, काम को तुरंत कर देना है, पेशियां फुल फोर्स के साथ में काम करती हैं, क्योंकि कम समय का इवेंट है, जो दिखाना है पेशी को परफॉर्मेंस कम समय में दिखा देना है, तो विस्फोटक प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन वहां पर होता है। अब है माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी, की माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी होगी। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शरीर के शक्ति ग्रह हैं, कोशिका के लिए शक्ति ग्रह हैं। शक्ति किसके रूप में, एटीपी के रूप में।
अब एटीपी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा एटीपी कहां बन रहा है, टाइप 1 में, क्योंकि वो वायवीय श्वसन में शामिल है। वायवीय श्वसन में ही माइटोकॉन्ड्रिया काम करते हैं। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। धीमे प्रकार की पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको वहां पर सार्कोसोम कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। जब हम किसी भी पेशी को लंबे समय की गतिविधियों में शामिल करते हैं, है ना, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को हम प्रैक्टिस से बढ़ा सकते हैं, बढ़ जाते हैं वो, क्योंकि उनको ज्यादा मात्रा में वायवीय श्वसन करना है, एटीपी की संख्या बढ़ानी होती है। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मध्यम पाई जाएंगी, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि इनको वायवीय श्वसन में जाना ही नहीं है। जो करना है वो अवायवीय करना है, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, तब वो क्रेब्स चक्र में जाएगा, तब वो एटीपी का उत्पादन करेगा। इनको वायवीय श्वसन से या ऑक्सीजन से ऊर्जा की उत्पत्ति करनी ही नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है। इसलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अगर कम भी है तो भी काम चल जाएगा, और कुछ सेकंड्स में उनको अपनी पूरी गतिविधि कर डालनी है। अब देखिए उसके बाद में क्या है, कैपिलरी डेंसिटी। कैपिलरी रक्त जो है वो कोशिकाओं में या ऊतकों में कैपिलरी के तौर पर पहुंचता है। महाधमनी, धमनी, धमनिकाएं और पतली हो जाएंगी। केशिकाएं, केशिकाएं इतनी पतली जहां पर रक्त में से कुछ पदार्थ बाहर जा सकते हैं ऊतकों में, ऊतकों से कुछ पदार्थ रक्त में आ सकते हैं, इतनी महीन हो जाती हैं वो। तो केशिकाएं या कैपिलरीज। तो क्या होगा कि जब रक्त की आपूर्ति ज्यादा करनी है, ऐसे ऊतकों में कैपिलरीज का जाल बहुत ज्यादा होता है, केशिकाओं का जाल बहुत ज्यादा होता है। तो जाल कहां ज्यादा होगा, जहां रक्त ज्यादा चाहिए, और रक्त किस में ज्यादा है, टाइप 1 प्रकार में। इसलिए टाइप 1 प्रकार के तंतुओं में कैपिलरी डेंसिटी या केशिकाओं का जाल, केशिकाओं का जाल, रक्त केशिकाओं की बात हो रही है, ये अधिकतम होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए वो लाल भी दिखाई दे रही हैं। जितनी ज्यादा केशिकाएं उतना ज्यादा ब्लड की आपूर्ति, जितना ज्यादा ब्लड की आपूर्ति उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन, जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन उतना ज्यादा लालपन। अब जो मध्यम प्रकार की टाइप सेकंड ए, मध्यम मिलेंगे इसमें रक्त की आपूर्ति। मध्यम प्रकार में मध्यम प्रकार से उसको ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ना वो अवायु में जा रहा है पूरी तरह से, ना वो पूरी तरह से वायु में जा रहा है, दोनों दोनों से ही वो ऊर्जा की उत्पत्ति कर रहा है। ठीक है, तो उसमें जो ब्लड की आपूर्ति है वो मध्यम प्रकार की पाई जाएगी, इसलिए ये कुछ गुलाबी रंग के दिखाई देते हैं। और इसमें जो है रक्त की आपूर्ति कम होती है। तो रक्त की आपूर्ति अगर कम है तो वो इसलिए कम है क्योंकि उसमें ब्लड कैपिलरीज का जाल जो है, रक्त केशिकाओं का जो जाल है वो कम होता है। चलिए उसके बाद में है ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी। अब ये ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी क्या है, ऑक्सीडेटिव को हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक क्षमता। ऑक्सीकारक, ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रही है, हम फेफड़ों से हवा ले रहे हैं, हवा में से ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बंध जाती है और रक्त के द्वारा शरीर में भेजी जाती है। पेशियों में जब वो हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से पहुंचता है तो वो उस ऑक्सीजन को पेशियों तक छोड़ देता है, और छोड़ करके हीमोग्लोबिन रक्त में ही आगे निकल जाता है। पेशी क्या करती है, अपने मायोग्लोबिन से उस ऑक्सीजन को बांध करके माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन के द्वारा क्रेब्स चक्र में जो प्रक्रिया चल रही है एटीपी के उत्पन्न करने की, उसमें उसको काम में ले लेता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का दहन होता है, जिसको हम ऑक्सीकारक प्रकार की प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन की परिभाषा है ये कि भोजन का दहन, लेकिन भोजन का दहन कैसे होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो भोजन का दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो रहा है उसी को हम बोल रहे हैं ऑक्सीकारक प्रक्रिया। और जिन पेशियों में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा की उत्पत्ति ज्यादा होगी वो उतनी ही ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता लिए हुए होती है। तो ऐसे में धीमे प्रकार में क्या होगा,
ऑक्सीकारक क्षमता अधिकतम होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, मध्यम से अधिक होगी। और इसमें क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं कि यहां पर रक्त की आपूर्ति कम है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है, इसलिए ऑक्सीकारक क्षमता जो है वो कम हो जाएगी, कम या बहुत कम। क्योंकि ऑक्सीकारक क्षमता दो चीजों से मिलकर बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की उपस्थिति। यहां माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है और ब्लड सप्लाई कम है, इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम है। तो दोनों ही कारण से यहां ऑक्सीकारक क्षमता इसकी कम हो जाएगी। देखिए उसके बाद देखते हैं ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी। ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी, अब आप ये समझिए कि ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी क्या होता है। अभी आपको बताया था कि हमारे कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चलती है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो है उससे ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, कोशिका द्रव्य के अंदर हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस जब चलता है शरीर में और ऊर्जा की उत्पत्ति कर रहा है एटीपी के रूप में, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर ऑक्सीजन मौजूद हो या ना हो। अगर ऑक्सीजन नहीं भी है तो भी ग्लाइकोलाइसिस चलता रहेगा। ग्लाइकोलाइसिस अवायवीय श्वसन के अंतर्गत काम करता है। मैं दोबारा आपको ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि आपको ये ऊर्जा प्राप्ति के जो स्रोत हैं कि बार बार आ रहा है ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी, क्रेब्स चक्र, अगर इसको समझना है तो हमारे उस वीडियो को देखें जिसमें हमने पेशियों के लिए ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत बताए हैं। चलिए, अब ग्लाइकोलाइसिस जो है वो टाइप 1 में अगर होगी तो ये होगी बहुत कम, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि इसको तो ऊर्जा की उत्पत्ति ऑक्सीजन की उपस्थिति में करनी है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो अवायवीय है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो इसमें कम होगा जो ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी है। इसमें ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी जो है वो मध्यम प्रकार की है। और इसमें ग्लाइकोलाइटिक कैपेसिटी मतलब ग्लाइकोलाइसिस से ऊर्जा की उत्पत्ति करना ये ज्यादा होता है। ये ज्यादातर एटीपी जो प्राप्त कर रहे हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत या अवायवीय श्वसन के अंतर्गत या ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से पहले जो एटीपी के अणु शरीर में मौजूद होते हैं उनको बनाने की जो प्रक्रिया है उससे एटीपी को प्राप्त करके अपनी ऊर्जा का उपभोग करते हैं। अब देखिए उसके बाद में मेजर स्टोरेज फ्यूल। शरीर जब भी ऊर्जा का उपभोग करेगा, जब भी उसको कोई काम करना है तो ऊर्जा उसको कहीं ना कहीं से प्राप्त करनी है। शरीर में हम जो खा रहे हैं वही ऊर्जा का स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है ऊर्जा उत्पत्ति के लिए, फिर उसके बाद में वसा पर शरीर आता है, सबसे अंत में प्रोटीन पर आता है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। हमारा शरीर जो निर्मित हुआ है प्रोटीन से हुआ है। प्रोटीन को जब खाना शुरू करता है इसका मतलब प्रोटीन वो शरीर को खाना स्टार्ट कर दिया है। तो प्रोटीन से खाना या प्रोटीन से ऊर्जा बहुत बाद में शरीर प्राप्त करता है। पहला सोर्स उसका होता है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा सोर्स होता है उसका लिपिड या वसा। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि मेजर स्टोरेज फ्यूल, तो इसके लिए किसके लिए? जो धीमी गति से काम कर रहे हैं, लंबे समय तक काम करें, घंटों तक भी काम चल सकता है, इसके लिए जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो होता है ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड। ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं टीजी। देखिए ये एक प्रकार का लिपिड होता है, वसा होती है ये। और हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा जो है ऊर्जा लगभग दोगुनी देती है। तो दोगुनी देती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर धीमे काम कर रहे हैं, सब कुछ बहुत परफेक्टली काम हो रहा है, क्योंकि रक्त भी आ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत है, ऑक्सीजन भी आ रही है, तो इसको ऊर्जा उत्पत्ति के लिए टीजी या ट्राइग्लिसराइड या लिपिड का उपभोग ये करता है ऊर्जा बनाने के लिए। तो ज्यादा मात्रा में भी ये ऊर्जा बन पाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पहले ये कार्बोहाइड्रेट में ही कन्वर्ट होगा, उसके बाद में ये ऊर्जा उत्पत्ति में काम आता है। यहां पर अगर हम देखें कहां, टाइप सेकंड ए में,
यहां पर चूंकि काम जो है वो इतना लंबे समय के लिए नहीं हो रहा है, तो बॉडी जो है, शरीर जो है वो लिपिड या वसा से ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं कर पाती, या उस चरण में नहीं पहुंच पाता जहां पर ऊर्जा वसा से ली जाए। तो ये जो है ये किस पर डिपेंड करता है, ये हमारे शरीर में जो स्टोर फूड है ग्लाइकोजन के रूप में, ये उससे ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। ठीक है। और टाइप सेकंड बी, जिनको बहुत जल्दी ऊर्जा चाहिए होती है और काम करके खत्म हो जाना है, तो ये क्या करते हैं, ये शरीर में स्टोर एटीपी, एटीपी पीसी सिस्टम, एटीपी पीसी तंत्र, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम, इससे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं और ग्लूकोज से ये अपनी ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। तो इनसे जो ऊर्जा की प्राप्ति होगी वो तुरंत होगी, थकान बहुत ज्यादा होगी क्योंकि लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है यदि वो ग्लूकोज से कर रहा है। और यदि वो एटीपी या एटीपी पीसी सिस्टम से कर रहा है, तो एटीपी या एटीपी पीसी सिस्टम कुछ सेकंड्स तक ही शरीर में काम कर पाते हैं, क्योंकि उसके बाद में वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी उपलब्धता खत्म हो जाती है। तो ऐसे में ऊर्जा की जो लगातार नीड होती है, आवश्यकता होती है, वो इन तंतुओं में नहीं बन पाती और ये थकान में जाकर के अपना कार्य खत्म कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के तंतु हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और कोई भी खिलाड़ी इन व्हाइट ट्विस्ट फाइबर्स को या रेड ट्विस्ट फाइबर्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रदर्शन में शामिल कर सकता है। वो लगातार जब प्रैक्टिस कर रहा है तो एक प्रकार के पेशी तंतुओं को ज्यादा विकसित कर सकता है। जैसे अगर मैराथन का कोई व्यक्ति है तो उसमें स्लो ट्विस्ट फाइबर, जिसको हम रेड फाइबर भी कहते हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि होती है, वो ज्यादा विकसित हो सकते हैं। ऐसे ही कोई स्प्रिंटर जो है वो व्हाइट ट्विस्ट फाइबर को ज्यादा विकसित कर सकता है, क्योंकि उसको उसी से ही ज्यादा प्रदर्शन लेना है।